यस सर। चलिए ठीक है, आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये वाला, ये मेरे ख्याल से आप कर पाओगे। ये वाला कर लो। तो फ्लैट सर्कुलर कॉइल ऑफ 100 टर्न्स एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड ऑन दी हॉरिजॉन्टल टेबल। मान लीजिए हॉरिजॉन्टल टेबल है और इस पे आपने ऐसे एक कॉइल रख रखी है, ठीक है। इसका रेडियस 6 सेंटीमीटर दे रखा है। इसमें 3 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। क्लॉकवाइज कर रहा है, ऊपर से क्लॉकवाइज है, यानी ऊपर साउथ पोल आ जाएगा, ठीक है। और पूछा है फाइंड आउट दी मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक इंडक्शन, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये जो फ्लक्स डेंसिटी है इसे मैं बताऊंगा मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फील्ड ही होती है। ये 6 चैप्टर में आएगा आपका, जब मैग्नेटिक इंडक्शन करवाऊंगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वहां पे आता है उसे फिर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी बोलते हैं। पूछ रहे सेंटर पे बताओ, तो सेंटर पे क्या होगी बताओ जरा। सेंटर पे कितनी होती है मैग्नेटिक फील्ड, क्या होगी? U0I/2R। हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2r इंटू एन। मेरे ख्याल से आप कर लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आई दे रखा है, आर दे रखा है, एन दे रखा है, सब कुछ दे रखा है, निकाल पाओगे, ठीक है। चलिए, पूछा है एट अ पॉइंट अलोंग द एक्सिस ऑन द कॉइल 10 सेंटीमीटर। ये एक्सिस है, यहाँ पे निकालिए 10 सेंटीमीटर। तो बताइए क्या होगा यहाँ पे पी पे। याद करने को बोला था मैंने, याद करना है आपको, फॉर्मूला तो याद होना ही चाहिए। बताया था म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह म्यू नॉट बाय 4 पाई 2 इनटू मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है एन आई ए अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये भी निकाल लोगे। एन 100 दे रखा है, आई दे रखा है, एक्स भी दे रखा है, और एरिया भी आपको पता है पाई आर स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से आप ये दोनों निकाल लोगे, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो इसे मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। ये वाला करेंगे, ये वाला करेंगे, ठीक है। ये आप खुद कर लेना, चलिए करिए। देखो क्या दे रखा है, टू कोएक्सियल circular loop L1 L2 of radius 3 centimeter and 4 centimeter are placed as shown. What should be the magnitude and direction of the current in the loop L2? L2 में पूछा है, ठीक है। So that the net magnetic field at point O is 0. देखो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 है, क्योंकि बीच पे पॉइंट है। अच्छा, कौन मुझे बताएगा, अगर मैं यहां से देख रहा हूं, यहां से इस लूप को देख रहा हूं जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर है, और इसमें करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नॉर्थ पोल। डायरेक्शन देख रहा हूँ ना, डायरेक्ट पहले डायरेक्शन देख लेते हैं, ठीक है। अगर नॉर्थ पोल आया तो पीछे की तरफ आएगा साउथ पोल। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पहले वाली लूप की वजह से आ जाएगी इस तरफ। बात समझ में आ गई? यस सर। अच्छा, तो इस वाले की वजह से किस तरफ आनी चाहिए, इस तरफ आनी चाहिए, आनी चाहिए कि नहीं? सर जो दूसरे वाले पीछे लूप, वाले सर, उसमें करंट कौन सी डायरेक्शन से जा रहे हैं? हाँ तो अब यही तो डायरेक्ट दिखाना है ना, कैसे निकालोगे। तो एक चीज हमें पता चली कि अगर B1 पहले वाली लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड B1 वो राइट की तरफ है,
तो सेकेंड वाली लूप की वजह से ओ पे मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट की तरफ होनी चाहिए, ये तो पता चल जाएगा, तभी तो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। यस सर। तो अगर मैं यहाँ पे देखूं, ऐसे देखूं, यहां से इस लूप पे देखूं, तो यहाँ कौन सा पोल आना चाहिए? सोचो, मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है दूसरे वाले की वजह से। साउथ। ना 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 ना, देखो देखो देखो, नॉर्थ पोल आना चाहिए। नॉर्थ। आया समझ में? हाँ सर। नॉर्थ पोल आएगा तभी तो B2 इस तरफ आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना, बाहर की तरफ निकलेगा। तो अगर आप यहां से देखोगे, ऐसा यहां से देखोगे, तो आपको करंट कैसे दिखना है? दिखना चाहिए एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करता हुआ दिखना चाहिए, ऐसे, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऐसे निकालनी पड़ेगी, ठीक है, बात समझ में आई? चलिए, तो हम B1 B2 लिख देते हैं, सब कुछ दिया हुआ है, B1 B2 लिख पाएंगे? कौन मुझे B1 बता देगा जल्दी? पहले वाली लूप की वजह से 4 सेंटीमीटर दूरी पे मैग्नेटिक फील्ड, देखना जरा, मैं लिख रहा हूं, अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, V0/4 2 नंबर ऑफ लूप से 1 n, करंट फ्लो कर रहा है 1 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, R1 स्क्वायर लिख रहा हूं, R1 की वैल्यू बाद में डालूंगा, ठीक है, पाई R1 स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर, x की वैल्यू डाल ही देता हूं बैटरी, x कितना दे रखा है, कितनी दूरी पे है पॉइंट? 4 सेंटीमीटर दूरी पे, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर की पावर 3/2, आ गया समझ में? यस सर। यूनिट जो है ना सेंटीमीटर में, ध्यान देना, सब कुछ सेंटीमीटर में डाल रहा हूँ, देख लेना जरा, और वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सारी यूनिट जो है, क्योंकि आप दोनों क्या कर रहे हो, दोनों को इक्वेट कर रहे हो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए, ये पहला हो गया। कौन बताएगा दूसरे की वजह से मैग्नेटिक फील्ड? दूसरे वाले की वजह से बताएगा कोई जल्दी? V0/4 2 n, आई निकालना है, पाई R2 स्क्वायर, R2 की वैल्यू डाल देता हूँ, है ना, बाद में डाल दूंगा, चलो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर की पावर 3/2, ये चीज समझ में आ गई? यस सर। दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कैंसल आउट कर रहे हैं, तो B1 इज इक्वल टू क्या हो गया, B2। अगर B1 B2 को इक्वेट करते हो तो देखो क्या क्या कैंसिल आउट होगा, V0/4 उड़ जाएगा, फिर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर की पावर 3/2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या आपका, 2 इंटू पाई R1 स्क्वायर 2 I पाई R2 स्क्वायर, ये चीज समझ में आ गई? 2 पाई उड़ गया, R1 स्क्वायर इज इक्वल टू I R2 स्क्वायर। R1 कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर, R2 कितना दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर, आंसर क्या आ गया, 9/16। समझ में आ गया क्या आंसर है? आया समझ में? 9/16 के बहुत बड़े। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, और ये 2 बार पूछा गया है, डाटा देके पूछ लेते हैं, तो ढंग से देख लेना, ढंग से देखना ही, और ये बोर्ड में भी आया हुआ है, तो ढंग से देखना, इसलिए मैंने जो है ये सिलेक्ट किया है क्वेश्चन। देखो क्या बोला है, द फील्ड ड्यू टू वायर ऑफ n turns and radius r which carries a current I is measured on the axis of coil at a distance h from the center of the coil, ठीक है, मतलब कि एक कॉइल ले लो, ठीक है,
और यहां से सेंटीमीटर दूरी पे, जिसका रेडियस आ रहा है, ठीक है, h सेंटीमीटर दूरी पे या h डिस्टेंस दूरी पे, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो आप निकाल सकते हो कितनी होगी, बीपी म्यू नॉट बाय 4 पाई 2, अगर इसमें I करंट फ्लो कर रहा है तो नंबर ऑफ टर्न्स 1 हो गई, दिया नहीं है 1 लेना है, एक ही लूप है ऑब्वियसली बात है तो 1 ही लेना है, I a अपॉन x स्क्वायर प्लस r पावर और h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर, ये x हटा देता हूँ, h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की पावर 3/2, तो लिख सकते हो, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं। पूछा क्या है, दिस इज स्मॉलर देन द फील्ड एट द सेंटर बाय फ्रैक्शन, मतलब ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड मैंने आपको बताई थी सेंटर पे होती है, ठीक है, और जैसे जैसे आप इस एक्सिस पे दूर चले जाते हो वैसे तो घटती जाती है, ग्राफ बताया था ना मैंने, ऐसा होता है ग्राफ, याद है ये ग्राफ, तो सबसे ज्यादा सेंटर पे होती है और जैसे जैसे आप एक्सिस से दूर जाते हो, सेंटर से दूर जाते हो तो क्या होती है, घटती चली जाती है, ठीक है, ये बताया था। तो पूछ रहा है कि इस पॉइंट पे पी पे कितने फ्रैक्शन कम होगी, कौन बताएगा फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जैसे मान लीजिए कोई वैल्यू, ध्यान से समझना, कोई वैल्यू है, मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर क्वांटिटी की वैल्यू है 10, ठीक है, और घटते 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 होगी 5, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना फ्रैक्शनल चेंज आया इसमें तो कैसे निकालोगे आप, 1/2। अब देखो फ्रैक्शनल चेंज ना आपने कभी निकाला था, डेल्टा r/r, याद है किसी को, डेल्टा ऐसे निकालते थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट में, जिसे रिलेटिव एरर बोलते थे और कई बार फ्रैक्शनल एरर भी बोल दिया करते थे, निकाला होगा ना कभी, ये बिल्कुल वैसा ही है। जैसे मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक फिजिकल क्वांटिटी है 10 है उसकी वैल्यू, घटते घटते 5 हो गई, तो कितना फ्रैक्शनल चेंज आया, तो आप बोलोगे सर चेंज आया 5 और ओरिजिनल था 10, तो कितना आ गया, हाफ, मतलब 50% चेंज आ गया, आया समझ में। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, मैं पहले तो चेंज निकालूंगा फिर ओरिजिनल से डिवाइड कर दूंगा, और ओरिजिनल क्या लोगे आप, ध्यान देना, ओरिजिनल किससे कंपेयर कर रहे हो, सेंटर से कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि सेंटर के रिस्पेक्ट में पूछा है कि कितनी घट गई, और सेंटर पे कितनी होती है आपको याद है, म्यू नॉट Ni/2r, ठीक है। चलिए अब इसको ना थोड़ा सा चेंज कर लो, किस फॉर्म में, ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मैं कैसे करूंगा, ठीक है, ये मैं पहले भी करा चुका हूं आपको, तो ध्यान से समझना, ठीक है। इस आई को ना, एरिया को πr² लिख लो, इससे क्या होगा, थोड़ा सा इजी पड़ जाएगा, चलिए बाद में लिख दूंगा, ये वाला हटा देता हूँ। देखो क्या क्या कैंसिल आउट हुआ, पाई पाई कैंसिल आउट हुआ, 2 चले गया, ठीक है, और n भी है यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्न्स भी है, बट नंबर ऑफ टर्न्स 1 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट I बाय, मैं क्या करता हूँ यहाँ से r² नीचे से कॉमन निकाल लेता हूँ, जैसे मैं r² कॉमन निकालता हूँ, ध्यान देना, तो नीचे आ जाएगा r⁻3, ठीक है, क्योंकि r² कॉमन निकालोगे तो r² की पावर 3/2, तो r3 आ जाएगा, ऊपर ऑलरेडी r² है, ठीक है, और नीचे आ जाएगा, ध्यान देना यहाँ पे h² अपॉन r² प्लस 1 3/2, ये आ जाएगा, ठीक है, ये r² चले गया, तो आपका आंसर आया, ध्यान देना, म्यू नॉट I अपॉन 2r h² प्लस r² प्लस 1 3/2, यहां तक आ गया सबको समझ में, व्हाट इज दिस, सेंटर पे सर कितनी हाँ, है तो मैग्नेटिक। मतलब हाँ बिल्कुल, यानी P पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो सेंटर के कितने टाइम्स है, एट 1 प्लस h² प्लस r² की पावर -3/2, ये 3/2 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखो इसमें ना कंडीशन नहीं दे रखी,
कंडीशन दे नहीं रखी है, इसमें लिखी नहीं है, लेकिन ये कंडीशन ऐसे लिखी होगी, ध्यान देना। कंडीशन क्या लिखी होगी मैं बता देता हूँ। इफ कंडीशन देखो क्या लिखी होगी, यहाँ बता देता हूँ। हाँ, ये कंडीशन यहाँ पे एडेड रहती है, मैंने दी नहीं है। दोनों केस में मैं आंसर बताऊंगा, तो ध्यान देना। h इज वेरी मच स्मॉलर देन r, ये कंडीशन अगर ऐड है तो क्या होगा, और अगर ये कंडीशन ऐड नहीं है तो क्या होगा। तो ध्यान देना, अगर ये कंडीशन ऐड नहीं है, ये कंडीशन ऐड नहीं है, तो फिर आंसर क्या होगा। चेंज बताओ कितना है। तो चेंज आएगा, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड, ध्यान देना, वो आएगा सेंटर पे थी BC और P पॉइंट पे कितनी है BP, तो चेंज आया इतना। देखो ये वैल्यू उठा के डाल दो, BC मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर माइनस मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P, वो कितनी है BC 1 प्लस h² प्लस r² की पावर -3/2, BC कॉमन आ जाता है, तो ये आपका चेंज है 1 माइनस ये आपका चेंज आएगा मैग्नेटिक फील्ड में, इतना चेंज आया है। तो फ्रैक्शनल चेंज कितना है, अगर मैं इसे डेल्टा B मानूं तो फ्रैक्शनल चेंज क्या आ जाएगा, डेल्टा B बाय ओरिजिनल, ओरिजिनल कितनी BC, ठीक है। अब ये वैल्यू अगर डालते हो, ये वैल्यू उठा के यहाँ पे डालोगे, तो आपका आंसर डायरेक्टली आ जाता है 1 माइनस 1 प्लस h² प्लस r² की पावर -3/2। ये चीज समझ में आ गई। यस सर। ये तब है जब h और r कंपेरेबल है, ठीक है। h और r कंपेरेबल है, तो फिर आप निकाल लोगे। आप क्या करोगे, h की वैल्यू, अगर h की वैल्यू दे रखी है, r की वैल्यू दे रखी है, अगर दोनों कंपेरेबल है तो आप क्या कर दोगे, वैल्यू डाल देना और सॉल्व कर देना, तो यही फ्रैक्शनल चेंज आ जाएगा, ठीक है। दिस इज फ्रैक्शनल चेंज। लेकिन अगर इसमें मैं क्या कर दूं, एक कंडीशन ऐड कर दूं, ध्यान देना, ये कंडीशन ऐड की जाएगी। इफ इसी में अगर मैं क्या कर दूं, ऐड कर दूं, h इज वेरी मच ग्रेटर देन, नॉट ग्रेटर, स्मॉलर देन r, मतलब ये पॉइंट अगर सेंटर के बहुत पास, ठीक है ना, तो कौन मुझे बताएगा, कौन मुझे बताएगा इसके बारे में, व्हाट इज h/r, ये h/r कैसा होगा। अगर h r के रिस्पेक्ट में बहुत छोटा है तो h/r कैसा होगा, 0। बहुत कम होगा, 0 मत बोलो, 0 के आसपास टेंड्स रहेगा, टू 0। हाँ, तो इट इज वेरी मच लेसर देन 1, मैं बोलूंगा इट इज वेरी मच लेसर देन 1, बेटर ये मैं ऐसे लिखूं, इट इज वेरी मच लेसर देन 1। अगर h/r बहुत छोटा है 1 से, तो h²/r² कैसा होगा, वो तो और भी छोटा हो जाएगा 1 से। तो अब कौन मुझे बताएगा कि अगर h²/r² 1 से बहुत छोटा है, तो कौन मुझे बताएगा कि 1 प्लस h²/r² की पावर -3/2 को मैं क्या लिख पाऊंगा। 1। ना ना ना, ध्यान देना, यही तो कमाल की चीज है। 1 प्लस x की पावर n, 1 प्लस nx। 1 प्लस nx, अगर याद होगा तो ये बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। 1 प्लस x² है मान लीजिए, और x अगर बहुत छोटा है तो उसे आप डायरेक्टली लिख सकते हो 1 प्लस 2x, क्योंकि अगर x छोटा है, x इज स्मॉल, तो आप क्या निगलेक्ट कर पाओगे, x² इज निगलेक्टेड, आप निगलेक्ट कर सकते हो। तो सीधा क्या करना है, 2 को x से मल्टीप्लाई कर देना। वैसे ही अगर 1 प्लस x की पावर n प्लस माइनस दोनों ले रहा हूं, अगर x बहुत छोटा है तो उसे सीधा आप क्या कर सकते हो, 1 प्लस माइनस mx डायरेक्टली लिख सकते हो। उसको क्या बोलते हैं, बाइनोमियल थ्योरम। अगर ढंग से देखते हो तो पता चलता है ये भी वैसा ही है, 1 प्लस h² प्लस r, h²/r², ये h²/r² को अगर x मानूं तो x बहुत छोटा है, अगर इसको x मान लिया जाए तो x 1 से बहुत छोटा है, ठीक है ना। और x 1 से छोटा है तो इसको डायरेक्टली क्या लिखा जा सकता है, 1 प्लस -3/2 h²
बाय आर स्क्वायर, यानी इसे लिखा जा सकता है 1 माइनस 3h स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर। ये चीज समझ में आ गई? यस सर। अब इससे ये कर दो बस, और कुछ नहीं, यहाँ उठा के डाल दो, ठीक है। तो फ्रैक्शनल चेंज क्या आएगा, ध्यान देना। फ्रैक्शनल चेंज आएगा 1 माइनस, इस पूरे की जगह उठा के आप क्या डालोगे, ये डाल दो और सॉल्व कर दोगे, आपका आंसर आ गया। तो जब ब्रैकेट खोलते हो तो कितना है आंसर, 3/2r। ये है फ्रैक्शनल चेंज। आ गया समझ में? यस सर। फ्रैक्शनल चेंज इसलिए मैंने बताया था कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट है ये, ठीक है ना। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट यहाँ पे लग चुका है, ठीक है। 3h स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, तो ये है फ्रैक्शनल चेंज जो मैग्नेटिक फील्ड में आया, ठीक है। बेसिकली आपको तो याद ये रखना है, ध्यान देना है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ये याद रखना है एक्चुअली। लेकिन अगर इसमें एक कंडीशन ऐड कर दी जाए, कौन सी कंडीशन, ये कंडीशन ऐड कर दी जाए, तो फिर आंसर डायरेक्टली क्या हो जाएगा, 3h स्क्वायर अपॉन 2r स्क्वायर, ठीक है। तो दिस इज योर आंसर, 3h स्क्वायर बाय 2r स्क्वायर, ये आंसर। ये कंडीशन इसमें लिखी नहीं थी लेकिन ये एडेड है, ठीक है। बात समझ में आई? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए और देखिए, देखिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। A thin ring of radius r मीटर, एक थिन रिंग है, ठीक है। रेडियस r मीटर, ठीक है। हैज चार्ज q कूलम्स यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू इट, ठीक है। ध्यान से समझना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ये आया हुआ है, ये भी जेई में आया हुआ है। ये ऐसी एक रिंग है जिसकी थिकनेस मैंने कुछ ले रखी है, ठीक है। थोड़ी सी थिकनेस ले रखी है ताकि दिखा सकूं। इसमें कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ऐसे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, इस तरीके से। और ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये दे रखा है आपको कितना, यूनिफॉर्मली स्प्रेड है, और ये रिंग रोटेट हो रही है विद फ्रीक्वेंसी f। मान लीजिए ऐसे रोटेट हो रही है, f क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रोटेशन। पूछ रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर। अब जरा मुझे एक चीज बताओ, कौन मुझे बताएगा ये कौन सा केस है। मैंने कभी करवाया था ये, जब मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी करवाया था ना शुरू में, तो एक केस ऐसा करवाया था मैंने। कौन बताएगा, याद है किसी को? मैंने आपको बताया था ये केस, और मैंने बोला था याद रखो। कौन सा केस है, देखना जरा। मान लीजिए एक एटम है, ठीक है, जिसका न्यूक्लियस है, इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन रोटेट हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन मतलब कितना चार्ज, E, समझ में आ रहा है, विद फ्रीक्वेंसी f। कौन मुझे बताएगा करंट कितना हुआ करता था? याद है किसी को? देखो आप याद भी नहीं रखते यार, वो मैंने केस बताया। अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे रोटेट हो रहा है तो करंट ऑब्वियस सी बात है उल्टा जाएगा, और करंट हुआ करता था E इंटू एफ। याद है, एफ की फ्रीक्वेंसी। अगर आप कहीं पे भी खड़े हो गए, यहाँ पे खड़े हो गए मान लीजिए, तो क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन कितनी बार घूम रहा है, f बार घूम रहा है, एक सेकंड में f बार घूम रहा है,
तो यही इलेक्ट्रॉन जिसका चार्ज E है, ये F बार, मान लीजिए 10 बार, 10 रोटेशन ले रहा है ये 1 सेकेंड में, इन 1 सेकेंड। तो ये 1 सेकेंड में यही इलेक्ट्रॉन 10 बार आते हुए दिखेगा आपको। याद है ये केस? यस सर। तो मुझे बताओ 1 सेकेंड में यही इलेक्ट्रॉन 10 बार गया यहीं से, तो करंट कितना आएगा? चार्ज कितना गया? 10e कूलम, कितना 1 सेकेंड में, तो करंट कितना आएगा? 10e, और 10 क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो क्या आंसर था? F इंटू E। फ्रीक्वेंसी को क्या करोगे आप? करंट से फ्रीक्वेंसी को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये था, ये वाला पार्ट है, अगर याद होगा ये मैंने करवाया हुआ है। अब क्या बोलते, चेक करना, मैंने शुरू में इलेक्ट्रिक करंट बताया था, तो इलेक्ट्रिक करंट में एक केस बताया था मैंने आपको, ठीक है। अब यही चीज मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे ध्यान देना, अगर आप ढंग से देखते हो तो पता चलता है कि जब ये रोटेट हो रहा है, जब ये रोटेट हो रहा है, ध्यान से समझना, मान लीजिए इतना पार्ट लूं, रिंग का एक छोटा सा पार्ट लूं, छोटा सा पार्ट लूं, बताएगा कोई इस पे कितना चार्ज होगा? DQ मुझे बताएगा। ये DQ कैसे निकाला करते थे, याद है किसी को? इलेक्ट्रोस्टैट्स में करवाया था। टोटल चार्ज कितना? Q। Q कितने लेंथ में फैला हुआ है? 2 पाई r। याद है कुछ ऐसा, कुछ करवाया था? हाँ सर। करवाया था ना ये सब। छोटा सा चार्ज है DQ, ठीक है, और DQ आप निकाल सकते हो कितना होगा? Q अपॉन 2 पाई r इंटू ये जो लेंथ है, ये लेंथ कितनी हुआ करती थी? RD थीटा। ये सब याद है कुछ कि नहीं याद? S। छोटा सा चार्ज है, चलिए DQ मैं बाद में लिख दूंगा। अब ये DQ रोटेट हो रहा है। अब क्योंकि रिंग जो है, ध्यान देना, ये जो रिंग है ये F फ्रीक्वेंसी के साथ रोटेट हो रही है, तो इस DQ चार्ज, ये DQ चार्ज अगर मैं एक जगह पे खड़ा हो गया, यहाँ पे खड़ा हो गया मान लीजिए, ये कितनी बार आते हुए दिखेगा मुझे यहाँ पे? 1 सेकेंड में कितनी बार आते हुए दिखेगा? दस बार। अरे भाई 10 बार, 10 बार तो तब आएगा जब 10 फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितनी है? F बार। हाँ। F बार आते हुए दिखेगा। तो छोटा सा जो करंट आएगा DQ के रोटेट होने की वजह से, वो कितना आएगा? ध्यान देना, DQ इंटू F। अब समझ में आया क्या किया मैंने? हाँ सर। आ गया समझ में? इसे आप डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दो, कोई कुछ करना नहीं है, क्योंकि ऐसे DQ कितने बनेंगे? बहुत सारे। तो अब इसे हर एक की वजह से कितना आएगा? DI करंट, छोटा छोटा करंट आएगा DI, ठीक है ना, हर एक DQ के रोटेशन की वजह से। तो अगर मुझे टोटल करंट निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा सारे के सारे को। तो ऐड कर दो, ऐड करने का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेशन। तो टोटल जो करंट फ्लो करेगा, मुझे ऐसा दिखेगा कि टोटल करंट जो फ्लो कर रहा है वो कितना होगा? F तो क्या है? कांस्टेंट है, बाहर ले लो। तो DQ का इंटीग्रेशन, DQ का इंटीग्रेशन क्या होगा? टोटल चार्ज ऑफ द रिंग। समझ में आ गया ये? यस सर। यानी कि इतना करंट फ्लो कर रहा होगा। आप ऐसे सोचो, अब ये क्या बन गया? एक तरीके से क्या है ये करंट कैरिंग लूप बन गई। बात समझ में आई? ये एक करंट कैरिंग लूप बन गई। आप ऐसे सोचो, जब ये चार्ज रोटेट कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज है इस पूरे लूप के पास, ठीक है, और ये रोटेट कर रहा है विद सर्टेन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, या एंगुलर वेलोसिटी, जो भी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो भी आप बोल सकते हो, तो मुझे वही चार्ज Q चार्ज एक जगह पे, अगर मैं एक जगह पे खड़े हो जाऊं, तो एक रोटेशन में, एक जब ये रोटेशन कंप्लीट करेगा, ध्यान देना, तो मुझे एक ही जगह पे Q चार्ज मूव करता हुआ दिखाई देगा। और अगर 1 सेकंड में ये 10 रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, तो यही चार्ज Q कितनी बार रोटेट होते हुए दिखेगा? 10 बार।
तो डायरेक्टली करंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10 इंटू क्यू, बट 10 क्या है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी यानी कि 10s, ठीक है। ओके, अब समझ जाओ कि ये करंट कैरिंग लूप है। आप ऐसे सोचो ये करंट कैरिंग लूप है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा है, आई टोटल। इसकी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है, 1। समझ में आए? यस सर। कौन बताएगा नीचे सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, क्या था फॉर्मूला, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। याद है कुछ? क्या आंसर है बताओ जरा। क्या आंसर है बताओ जरा। ये आ गया आपकी मैग्नेटिक फील्ड इतनी सेंटर। अरे करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 इंटू रेडियस। आई कितना है, क्यू एफ। आपको ऐसा लग रहा है ना कि लूप बन गई, जिस लूप में कितना करंट फ्लो कर रहा है, क्यू एफ। तो म्यू नॉट क्यू एफ बाय 2r। बात समझ में आ गई कि नहीं आई? इतना सा क्वेश्चन था ये, और कुछ नहीं। आया? कि नहीं आया? देखो सीधी सी बात है, मैंने जो है जब ये रोटेट हो रहा है, जब ये पूरी की पूरी जो लूप है ये रोटेट हो रही है, सबसे पहले मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी ये हो जाती है कि मैं पहले करंट निकालूं। अब करंट डायरेक्टली कर रहा है, इसमें करंट कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। जब ये एक रोटेशन कंप्लीट करेगा, तो अगर मैं एक जगह पे खड़ा हो जाऊं यहाँ पे और यहाँ से यहाँ पे देखूं, तो मुझे क्यू चार्ज मूव करता हुआ दिखेगा। अगर ये 1 सेकंड में एफ रोटेशन कंप्लीट कर रहा है, तो 1 सेकंड में कितना चार्ज मूव करता हुआ दिखेगा, एफ इंटू क्यू। तो 1 सेकंड में जो चार्ज रोटेट हो रहा है, मतलब पास होते हुए दिख रहा है यहाँ से, वही करंट हो जाता है। तो करंट कितना हो गया, एफ क्यू। अब ये करंट कैरिंग लूप हो गई। करंट कैरिंग लूप की वजह से सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है, म्यू नॉट आई बाय 2r। आई पता है, उठा के डाल दिया, काम खत्म, म्यू नॉट क्यू एफ बाय 2r। दैट्स इट। आ गया समझ में, क्लियर? यस सर। चलिए, तो ये भी याद रखना है। मैं फिर बता रहा हूँ, ये सारी जो चीजें हैं, ये जो जो है, ये मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती हैं। जेई में, जेई मेंस में, नीट में मल्टीपल टाइम्स रिपीट होगी। कुछ नहीं करेंगे, डाटा चेंज कर देंगे और कुछ नहीं। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है आर्बिट्री है ना, 10 रेवोल्यूशंस पर सेकंड ले लिया, यहाँ पे 10 कूलम ले लिया। आप बोलेंगे बताओ सेंटर पे कितनी मैग्नेटिक फील्ड है। अगर याद रखोगे कुछ भी नहीं, याद रखोगे 2 मिनट में हो जाएगा। यहाँ पे भी देखो, ये भी याद रखना है, ये वाला, ये तो याद ही रखना है आपको। ये तो बहुत बार क्वेश्चन आया था, 3h² बाय 2r²। ये 8 क्या बोलते हैं, जे मेंस में भी आ रखा है 2-3 बार, ठीक है। तो कई चीजें, कई फॉर्मूले अगर आप याद भी रखोगे ना, और आप कॉन्सेप्ट याद, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन अगर फॉर्मूले याद है तो क्या होता है कि कुछ कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ेगी, डायरेक्टली फॉर्मूले में डाला, आंसर आ गया डायरेक्ट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये वाला करो। चलिए ये छोड़ दीजिए, ये वाला कीजिए, ये छोड़ दीजिए। 3D वाला, ये मैं 3D वाला जो है मैंने बताया था, मैं एक ही करवाऊंगा, वो क्वेश्चन दूंगा ना तभी कर लेना, बेटर ये। चलिए ये वाला कीजिए, देखिए जरा क्या क्वेश्चन, ध्यान से समझना इस चीज को, ये रिसेंटली आया हुआ है। इन अ सर्टेन रीजन स्टैटिक इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट। मैग्नेटिक फील्ड दे रखी है B नॉट 1 + 2j - 4k। ये मैंने कराया हुआ है, ध्यान देना। If a test charge moving with the velocity of इतनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक्सपीरियंस नो फोर्स इन दैट रीजन। किसी को याद है कौन सा था? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में मूव कर रहा है, और ये नेट फोर्स 0 एक्सपीरियंस कर रहा है। कौन सा था? लॉरेंज फोर्स वाला, बहुत बढ़िया। तो पूछा है, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई करूं
यही पूछा है क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी अप्लाई करूं कि इस पे फोर्स ही न लगे। तो मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स लगती है लॉरेंज फोर्स, वो कितनी हुआ करती थी, Q E V क्रॉस P। तो अगर लॉरेंज फोर्स 0 लग रही है, 0 है, तो वो तभी हो सकती है जब ये पूरा को पूरा 0 और ये 0 हुआ तो E इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली क्या होगा, माइनस ऑफ V क्रॉस B, यानी कि B क्रॉस V। तो आप B क्रॉस V निकाल लो, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता चल जाएगी। B क्रॉस V आता है सभी को निकालना? यस सर। चलिए B क्रॉस V निकालिए, कैसे निकालते थे? डिटर्मिनेंट। हाँ, डिटर्मिनेंट मेथड से निकालिए, सारी चीजें पता है आपको। यहाँ पे देखिए B क्रॉस V निकालिए, I J K, देखो आ रखा है 2017 रिसेंटली आया, और तो बहुत इजी है, कुछ भी नहीं है। B के कंपोनेंट क्या है, V नॉट टू B नॉट माइनस 4B नॉट। आ गया समझ में आता है? V के कंपोनेंट 3V नॉट माइनस V नॉट प्लस 2V नॉट। जरा जल्दी निकाल के बताइए मुझे। ऑप्शन सी। सी दिख रहा है? चलिए एक बार देख लेते हैं, ठीक है। प्लस माइनस प्लस, ठीक है, प्लस आई कैप, रो एंड कॉलम उड़ा दिए, ठीक है। तो ये आएगा 4B नॉट V नॉट माइनस 4B नॉट V नॉट। ओके, यानी कि आपका आई तो उड़ ही चुका है, ठीक है। तो ये दोनों तो वैसे ही हो गए, वैसे ही खत्म हो गए, क्योंकि आई आपका है ही नहीं इसमें। अब सी और डी बचता है, ठीक है। माइनस जी, रो एंड कॉलम हटाए, ठीक है, तो आएगा 2V नॉट B नॉट प्लस 12V नॉट B नॉट। बहुत बढ़िया। एंड के, रो एंड कॉलम हटाए तो माइनस B नॉट V नॉट माइनस 6V नॉट B नॉट। तो आपका आंसर आया B क्रॉस V, ये आया B नॉट V नॉट क्या हो रहा है, बाहर आ रहा है, अंदर बचेगा माइनस 14J और ये हो जाएगा माइनस 7K। तो आंसर आपका ये है माइनस B नॉट V नॉट 14J 7K। डी आंसर है। आ गया समझ में? सर वो माइनस साइन भी थी ना ऊपर। मैंने B क्रॉस V निकाला ना, नॉट V क्रॉस V, हाँ सर समझ। ठीक है। तो डी आंसर है, ठीक है। बात समझ में आ गई सभी को? नॉट सी, डी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, समझ में आ गया ना? कुछ नहीं था इसमें क्वेश्चन में, एक्चुअली पहले भी करवाया था मैंने, ठीक है, वैसा ही दिया हुआ है। चलिए आगे चलते हैं। ये कर लीजिए, ये आया हुआ, ये दोनों अच्छे क्वेश्चन है, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। इन अ गिवन फिगर मैग्नेटिक फील्ड, चलिए एक ही कीजिए, ठीक है ना, बेटर ये एक कीजिए। ये मैं आपको होमवर्क में डाल दूंगा, ठीक है, होमवर्क में वैसे मिलेगा और मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि आप इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे, देखते हैं, ठीक है। मैं एक ही दे रहा हूँ, वैसे ही होमवर्क में मैं वैसे भी करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो मैं एक ही करवा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। और ये वैसे भी आप पूछोगे, ये शीट में है ऑलरेडी, ठीक है। आज शीट भेज दूंगा तो प्लीज सॉल्व करना स्टार्ट करना। In a given figure, magnetic field at the center of the ring, यहां पे 8√2 दे रखी है। Now it is turned through 90 about x axis। अब आप इमेजिन करो कि ये लूप पहले ऐसी थी, ऐसे लूप थी, अब इस लूप को क्या किया, बीच में से टर्न ऐसे बना दिया ऐसे। अब इमेजिन करो कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, समझ पे आ रहा है क्या बोल रहा हूं? यस सर।
ये लूप पहले ऐसी थी, अगर आप इसे क्या बोलते हैं फ्रंट से देखोगे तो ऐसी दिख रही है, और क्या बोलते हैं अगर यहां से देखोगे ऐसे तो ये आपको ऐसी दिखेगी। अब आपने क्या किया, इसे बीच में से टर्न कर दिया, ऐसे बीच में से 90 डिग्री रोटेट कर दिया ऐसे, तो ये हो जाएगी ऐसी कुछ। समझ में आ गया? चलिए ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब वो बोल रहा है कि रिंग के बीच में जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है 8√2 मैग्नेटिक फील्ड है। किसी को याद है कितनी होती थी? μ0I/2r ये हुआ करती थी। ठीक है, तो ये 8√2 ऑलरेडी दे रखी है। ठीक है, चलिए अब इसे क्या कर रहा है, 90 डिग्री रोटेट कर दिया। तो 90 डिग्री जैसे ही रोटेट किया तो आपको पता चला कि ये वाला पार्ट एक प्लेन में है और ये वाला पार्ट दूसरे प्लेन में है। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यस सर। और इसमें करंट ना ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे। तो अगर आप ढंग से देखोगे तो आपको पता चलेगा ये अब दो सेमी सर्कुलर रिंग है। किसी को याद है सेमी सर्कुलर रिंग की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी आती थी? पूरी की वजह से कितनी आती है? μ0I/2r हाफ हो जाएगा थी, याद है किसी को? यस सर, 4 आवर्स। अच्छा, तो अब जरा ध्यान देना, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, मैं एक्स एक्सिस ऐसे बना दे रहा हूं। ठीक है, ये है आपकी लूप, हाफ लूप बना रहा हूं पहले, इसकी वजह से आप मैग्नेटिक फील्ड बताओगे, ध्यान देना। ये हाफ लूप है। कौन बताएगा मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में आएगी? दो ऑप्शन है आपके पास, पूरा बना देता हूं। ठीक है, ये है आपकी वाई एक्सिस और ये है आपकी जेड एक्सिस। कौन बताएगा किस डायरेक्शन में आएगी? वाई एक्सिस आएगी ना, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में। नेगेटिव वाई एक्सिस, बहुत बढ़िया, नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर ढंग से देखोगे तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी नेगेटिव वाई एक्सिस, इस तरफ ऐसे। ये अगर मैं B1 लू, B1 वेक्टर लू, ध्यान से समझना, तो B1 वेक्टर आएगा μ0I/4r, ध्यान देना हाफ हो जाएगी। ठीक है, बट इसकी डायरेक्शन किस तरफ है? -j के। अच्छा, अगर ये पूरा 8√2 है तो ये कितना है? हाफ है इसका, यानी ये हो जाएगा 4√2। तो यानी ये आ गया B1 -4√2 j के। आ गया समझ में आता है? चलिए, दूसरी वाली है ऐसे। कौन से प्लेन में? ध्यान देना, ये वाली जो थी ना वो थी XZ प्लेन में, ये वाली है आपकी XY प्लेन में। इसमें करंट अगर ये ऐसे होते हुए ऐसे गया तो इसमें ऐसे जाएगा। अच्छा, इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कौन बताएगा किस डायरेक्शन में होगी? ढंग से देखो, प्लस वाई नहीं, ढंग से देखो, ये 90 डिग्री रोटेटेड है, ढंग से देखो। डायरेक्शन अगर गलत बताई तो आंसर गलत आएगा। देखो ध्यान से -z एक्सिस। हाँ, -z एक्सिस नीचे की तरफ होगी, ऐसे नीचे की तरफ B2। ठीक है, -z एक्सिस। तो B2 आएगा, B2 वेक्टर म्यू, अब ये भी सेमी सर्कुलर रिंग है तो μ0/4r माइनस k क्या, μ0I/2r 4√2 है, तो μ0I/4r कितना होगा? हाफ हो जाएगा, यानी कि -4√2 k क्या। इन दोनों का वेक्टर सम जो है नेट मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी सेंटर पे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ गई? -4√2 j कैप -4√2 k कैप, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड कौन बता देगा मुझे? 14√2 तो कॉमन आ गया।
अंदर बचा -j -k। कौन बताएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना है? सर 14 कैसे आया सर? 4√2 है ना? 4√2, सॉरी देखा नहीं। चलिए, क्या आया मैग्नीट्यूड? 4√2 तो ऐसे ही है, इसका मैग्नीट्यूड रूट कितना होगा? √2, बहुत बढ़िया, इसका मैग्नीट्यूड √2 हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया डायरेक्टली? 8। So 8 टेस्ला इज द आंसर। दिख रहा है शायद होगा ऑप्शन में। यस है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर कितना आ गया? 8 आ गया। बात समझ में आ गई क्या? यस सर। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि लूप में रोटेट करके 90 डिग्री दे, तो कुछ दिमाग आप ऐसे सोचोगे। आप अभी ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन ना अभी लूप्स में भी आएंगे, जब मैं आपको मैग्नेटिक डायपोल मूवमेंट भी निकाल के दिखाऊंगा इसका। वो नेक्स्ट क्लास में जो होगा कि अलग अलग लूप्स होंगे और उसको टर्न कर दिया, ऐसे रोटेट कर दिया, 60 डिग्री रोटेट कर दिया, आप बोलेंगे बताओ नेट डायपोल मूवमेंट कितना है। तो वहां पे भी बिल्कुल ऐसा ही कॉन्सेप्ट मैं लगाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है कि अगर लूप को रोटेट कर दिया जाए तो आपको आपको क्या करना है। आप बोलोगे कि सर जैसे पूरी लूप की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, अब क्योंकि रोटेट कर दिया तो अब दो लूप की वजह से निकालो, दो सेमी सर्कुलर लूप की वजह से निकालो। वहीं पे दोनों की मैग्नेटिक फील्ड अलग अलग डायरेक्शन में आएगी, दोनों वेक्टर फॉर्म में लिखो, वो वेक्टर फॉर्म में लिख के मैग्नीट्यूड लिख देना, दैट्स इट, आंसर लिख देना। आ गया समझ में? यस सर। चलिए आगे चलता हूँ मैं, ठीक है। अब पाथ वाले क्वेश्चन, ठीक है, आए हुए हैं जो। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं, ढंग से समझना है इस चीज को। क्वेश्चन देखो, अभी ध्यान से समझना है इस चीज को। शुरू शुरू में थोड़े इजी हैं, ठीक है। आप खुद निकालने की कोशिश करो, और ऐसे आए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है। जेईई मेंस नीट में बहुत क्वेश्चंस आते हैं ऐसे, तो कई बार बहुत इजी आ जाते हैं तो बच्चा क्या सोचता है कि यार इजी तो आते ही नहीं है। इजी है, देखना आप ढंग से देखना। एक इलेक्ट्रॉन है जिसे कितनी वेलोसिटी दे रखी है, जितनी एनर्जी दे रखी है, 45 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इतनी एनर्जी दे रखी है। कैसे देते थे ये एनर्जी, याद है किसी को? इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी कैसे देते थे? मैंने आपको बताया था एक अरेंजमेंट, क्या था? कैपेसिटर के बीच में रख दो, इक्वल एंड पॉजिटिवली चार्ज प्लेट के बीच में रख दो, और दोनों प्लेट्स को क्या कर देना, चार्ज कर देना, या दोनों प्लेट्स के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर देना, ठीक है। हाँ, याद होगा। तो अब बोल रहा है कि अगर इतनी एनर्जी दे रखी, यानी कि ये एनर्जी क्या है, ये काइनेटिक एनर्जी है जो दी है, कितनी है, 45 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मिलियन होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। इज रिवॉल्विंग इन ए सर्कुलर पाथ। अब जैसी सर्कुलर पाथ बोला है, सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है, तो आपने जो वेलोसिटी दी होगी वो कैसे दी होगी, परपेंडिकुलर दे रखी होगी, इतनी मैग्नेटिक फील्ड। पूछ रहा है स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड रेडियस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। अच्छा, स्पीड कैसे निकालें? पहले रेडियस निकाल लेते हैं, बट स्पीड निकालनी पड़ेगी ना बेटे, पहले तो स्पीड ही निकालनी पड़ेगी। तो क्या होगी स्पीड? काइनेटिक एनर्जी होती है ½ mv², -6 इंटू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। तो यहां से v² आ जाएगा 90 इंटू 1.6 10⁻⁻25 डिवाइडेड बाय मास 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। ये 10 से उड़ा दो, 10 से चले जाएगा, तो v आपका आया 16 इंटू 10⁻+6। आ गया समझ में? v², और रूट लोगे तो आ जाएगा डायरेक्टली 4 इंटू 10⁻3। ये थोड़ा इजी था, कुछ नहीं था इसमें। बात आ गई समझ में? यस सर। वेलोसिटी नेगेटिव नहीं है मेरे ख्याल से, ऑप्शन मैंने गलत डाल रखे हैं।
-5 नहीं होगा, देखना जरा कुछ गलती हुई है, देखना जरा। अच्छा मैंने एक गलती की, सॉरी, +6 है, देखा नहीं मैंने। और अगर ये +6 हुआ तो ये कितना आएगा, -13। ठीक है, अब ठीक है। तो कितना आएगा, 31 - 13 कितना होगा, 18। कितना होगा बताना जरा। 18 होगा ना। 18, यस। स्टिल बहुत ज्यादा आ रही है, देखना जरा, कुछ तो गलती हुई है, बहुत ज्यादा आ रही है वेलोसिटी। अगर आप रूट लोगे तो ये आएगी 4 × 10⁹ वो तो बहुत ज्यादा है। मैंने अभी भी कुछ गलती की है, देखना जरा क्या गलती, कुछ तो गलती है। 45 मिलियन है, यानी कि 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है 1.6 10⁻⁻19 जूल। ठीक है, 2 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया 90, तो ये आपका आ गया देखना जरा क्या गलती देखो जरा एक बार। ये -5 तो नहीं होगा यार, ये बहुत ज्यादा, ये बहुत कम है एक्चुअली। ये मुझे लग रहा है ऑप्शन से गलत है। ठीक है, अब ये छोड़ दो, ठीक है, मुझे देखना पड़ेगा ये ऑप्शन से ना, मुझे लग रहा है गलत है, गलत टाइप किया हुआ। 3.98 10⁻⁻5 कहाँ हो सकता है, इतनी स्पीड छोड़ना होगी। ठीक है, ये ऑप्शन देखने पड़ेंगे, ये छोड़ दीजिए। ठीक है, ये छोड़ दीजिए, रहने दीजिए। ये वाला कीजिए। चलिए ये वाला कीजिए। सर वहाँ पे आपने 9.1 लिखा था। क्या सर आपने 9.1 × 10⁵ लिखा था। ये मैग्नेटिक फील्ड है ना बेटा, इसका तो कोई रोल ही नहीं है ना एक्चुअली। वेलोसिटी में तो इसका कोई रोल नहीं होगा ना। ½ mv² होगा 45 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और 1 वोल्ट है 1.6 10⁻⁻19। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का रोल यहाँ पे आता नहीं है। ठीक है, अगर आप यहाँ से v² निकाल देते हो, वेलोसिटी निकाल लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना आएगा, 90 × 10⁻1.6 × 10⁻, कितना आएगा, -13। ठीक है, डिवाइडेड बाय मास, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 10⁻⁻13। ये तब होती है, इससे भी कर सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप समझने की कोशिश करो, आपको खुद पता होना चाहिए कौन सा फॉर्मूला लगाना है। अगर आप q² v² r²/2m लगाते हो तो आपको r पता होना चाहिए। ठीक है ना, यस सर। q² चार्ज पता है, b पता है, r निकल जाएगा, तो इस फॉर्मूले से r निकाल लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है, देखो आप स्क्वायर करोगे, इतना बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप पहले इससे निकाल लो, ठीक है ना, इससे निकाल सकते हो, इससे वेलोसिटी निकल जाएगी, इससे वेलोसिटी निकल जाएगी। कैसे निकालेंगे, मेरे ये ना ऑप्शन गलत है, इसमें ऑप्शन मैंने गलत टाइप कर रखे हैं। ठीक है, फिर भी मैं आंसर निकाल के दिखा देता हूँ कैसे निकालेंगे। ये 10 से गया लगभग। ठीक है, तो v² आएगा 16 × 10⁻, जब ये ऊपर जाता है तो कितना आता है, +18। तो v आएगा आपका 4 × 10⁻9 मीटर पर सेकेंड। अब देखो ये ऑप्शन, ये जो है ना, ये वाला अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो इसमें कुछ गलती है ऑलरेडी। क्या गलती है मैं बता देता हूँ।
ये वेलोसिटी देख रहे हो ना, 4 × 10⁹ मीटर पर सेकेंड है। इतनी वेलोसिटी कभी आ ही नहीं सकती। मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी आ सकती है इलेक्ट्रॉन एक्वायर कर सकता है, वो कितनी हो सकती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आई क्या? यस सर। यस सर। लेकिन ये तो बहुत ज्यादा है, 4 × 10⁹, इसमें कुछ गलती है इसमें, इतनी वेलोसिटी आ ही नहीं सकती। ठीक है, कुछ गलती है इस क्वेश्चन में। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा इसमें क्या गलती है, या मुझे देखना पड़ेगा, डाटा देखना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ इसे छोड़ दो और इन नेक्स्ट क्लास देख लेंगे इसे कैसे करना है। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, इसमें गलती है कुछ, ऐसा नहीं है। या तो ये जो एनर्जी है ये 45 नहीं है, ये कम है, 5 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो सकती है। ठीक है ना, तब आ जाएगा आंसर, इसलिए मैंने बोल रहा हूँ देखना पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी 1 लाख वोल्ट पर मीटर is directed upward in the plane of paper and a uniform magnetic field 0.5 Tesla is directed into the plane of paper. पूछा है what should be the speed of the particle entering in the cross field so that it is not deflected. कौन बताएगा, ये किसका क्वेश्चन है? याद है वेलोसिटी सिलेक्ट करी जो अभी करवाया था, तो अभी तो आया था थोड़ी देर पहले क्वेश्चन। क्रॉस फील्ड, Yes, sir. अगर इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस फील्ड से, हाँ लॉरेंज फोर्स क्या लगेगी, 0 लगेगी। कितनी वेलोसिटी से मूव करना पड़ता है कि नहीं, लॉरेंज फोर्स 0 लगे तो E/B। ठीक है, तो क्या आंसर है E 1 लाख। ठीक है, और B कितना है 0.5। जरा बताओ क्या आंसर आया। पॉइंट हटाओगे तो ऊपर क्या जाएगा, 10 आ जाएगा। हाँ, तो बी आंसर है। इतनी वेलोसिटी से अगर ये मूव करेगा क्रॉस फील्ड में तो ये अनडिफलेक्टेड जाएगा। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। सिंपल क्वेश्चन था ये, कुछ भी नहीं था। ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए अभी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन आया, ढंग से देखेंगे किस तरीके का ये। देखिए जरा क्या बोल रहा है। एक पार्टिकल है, अ पार्टिकल ऑफ स्पेसिफिक चार्ज दे रखा है Q/m, याद रखना Q/m स्पेसिफिक चार्ज होता है, चार्ज पर यूनिट मास। दे रखा है पाई कूलम पर केजी, इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ओरिजिन टूवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे ओरिजिन ऐसे बना दूं, ऐसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो किस तरह प्रोजेक्ट किया हुआ है, हाँ तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ प्रोजेक्ट किया, मतलब यहाँ पे ऐसे प्रोजेक्ट किया इस तरह विद वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड। इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 2 टेस्ला -k। अच्छा, अगर मैं z एक्सिस ऊपर की तरफ मानूं, ठीक है, तो -z एक्सिस कहाँ हो जाएगा, अंदर की तरफ हो जाएगा, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आपकी कहाँ है, यूनिफॉर्म है ऑफ कोर्स, सो इट इज डायरेक्टेड इनसाइड द प्लेन। कौन मुझे बताएगा कैसा पाथ करेगा ये, कैसा पाथ परफॉर्म करेगा। सर्कुलर मोशन, क्योंकि वेलोसिटी जो है वो परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड है। अब आपसे पूछा है कि बताओ व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर टाइम 1/12 सेकेंड। किसी को याद है कैसे करेंगे, मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था। 1/12 सेकेंड बाद ये कितना एंगल रोटेट कर जाएगा, अगर मैं ये निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा। सबसे पहले तो ये बताओ कितने रेडियस का करेगा, चलो mv/qb ऑफ कोर्स, लेकिन क्योंकि इसमें चार्ज नहीं दे रखा है
तो आप निकालोगे नहीं, ठीक है। अच्छा दे रखा है, चार्ज पर यूनिट मास दे रखा है, बहुत बढ़िया, मेरा काम बन गया है, ठीक है। इसको लिख लो v अपॉन q बाय m इंटू b, ऐसे लिख लो। वेलोसिटी है 10, चार्ज पर यूनिट मास है पाई, और मैग्नेटिक फील्ड है 2, तो 5 बाय पाई मीटर का ये रेडियस का सर्कल में रोटेट करेगा। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है, इफ इट इज अ पॉजिटिव चार्ज, ऑफ कोर्स चार्ज पर यूनिट मास पॉजिटिव दे रखा है तो पॉजिटिव ही चार्ज है, तो ये ऊपर की तरफ रोटेट करेगा सर्कल कि नीचे वाला, नीचे की तरफ करेगा, बताएगा कोई? ऐसे करेगा कि नीचे की तरफ करेगा? आप फोर्स से चेक कर पाओगे, ठीक है ना। अगर v इस तरफ है और b अंदर की तरफ है, तो v क्रॉस b करो, देखो फोर्स कहां लग रही है, ऊपर की तरफ कि नीचे की तरफ? ऊपर। हाँ, तो ऊपर की तरफ ही ऐसे सर्कल रोटेट करता हो चले जाएगा, ऐसे रोटेट करेगा। तो अगर आपसे कोई इक्वेशन ऑफ सर्कल पूछ ले तो आप क्या बताओगे? अगर इसको ओरिजिन मान लिया, ठीक है, तो इसका जो सेंटर होगा ओरिजिन से कितनी ऊपर होगा, वाई एक्सिस पे होगा, कितनी दूरी पे? हाँ, कितनी? 5 बाय पाई दूरी पे होगा। तो 0,5 बाय पाई ये आपका क्या हो गया, सेंटर हो गया। और अगर आपसे कुछ पूछ ले इक्वेशन ऑफ सर्कल, बता रहा हूँ, ठीक है ना, ये सारी चीजें आप निकाल सकते हो। इक्वेशन ऑफ सर्कल आपसे कोई पूछ ले, आप क्या बोलोगे? क्या था? x माइनस 0 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 बाय पाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, यानी r कितना है, 5 बाय पाई का होल स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ सर्कल होगी, ठीक है। ये दो चीजें आप कभी भी हो ना निकाल लेना, ठीक है ना, क्योंकि इक्वेशन ऑफ सर्कल भी पूछी जा सकती है, रेडियस तो पक्का ही निकालना है आपको, ठीक है। अच्छा, अब वो पूछ रहा है, इसमें पूछा है कि द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 1/12 सेकेंड। अब ये निकालना पड़ेगा। मान लीजिए ऐसा हुआ कि 1/12 सेकेंड में ये यहाँ पहुंच गया, मान लो यहाँ पहुंच गया, तो इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, इस तरफ होगी, स्पीड कितनी रहेगी, 10 ही रहेगी। याद है किसी को? याद है ये सब? यस सर। कोई फर्क नहीं पड़ता, क्या फर्क पड़ता है? वेलोसिटी पे फर्क पड़ता है, वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। अब अगर मैं ये निकाल लूं कि 1/12 सेकेंड में इसने कितना एंगल रोटेट किया होगा, तो मेरा काम बन जाएगा, फिर तो मैं वेलोसिटी निकाल लूंगा। अच्छा, किसी को याद है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि एंगल पार्टिकल रोटेट्स, एंगल थ्रू विच पार्टिकल रोटेट्स कितना हुआ करता था, ओमेगा टी, याद है? यस सर। अच्छा, ओमेगा कितना था, तो ओमेगा था क्यू बी बाय एम, ये भी याद होगा। हाँ। अच्छा, अब क्यू बाय एम कितना है, पाई, बी कितना है 2, और टाइम कितना है 1/12, 1/12 सेकेंड में पूछा है, तो मुझे बताओ कितना एंगल रोटेट करके, π/6 रेडियन, और π/6 रेडियन होता है 30 डिग्री। समझ में आ गया कि नहीं है? यस सर। तो 30 डिग्री अगर ये रोटेट हुआ तो ये कहां पहुंचा होगा, तो ध्यान देना, ये यहां पहुंचा, देखो यहां बना देता हूं, यही बना देता हूं, बैटरी है। ये 30 डिग्री रोटेट करता हूं, यहां पहुंचा, देखो यहां पहुंच गया। अब ये वेलोसिटी वेक्टर आपको बताना है, बस वेलोसिटी वेक्टर बताना है, तो आप एंगल देख लो। अच्छा, ये 90 है, ये कितना है 30, समझ में आ रहा है? यस सर। ये कितना है 60। 60, बस हो गया। दोनों कंपोनेंट आप बता दो जरा मुझे, ऊपर वाला कंपोनेंट क्या होगा, वाई डायरेक्शन का 10 cos 10 60। 10 cos 60, और एक्स वाला कंपोनेंट 10 sin 60। तो वेलोसिटी वेक्टर आ रहा है आपका 10 sin 60, आई कैप की तरफ है,
और 10 cos 60 किस तरफ है, जे कैप की तरफ। आ गया समझ में? यस सर। बस यही आंसर है, इसको सॉल्व कर दो, वेलोसिटी वेक्टर आपको पता चल गया। आंसर क्या आया देखो, मेरे ख्याल 10। से आ रहा है 5√3 i कैप। 10 ही आया, अरे 10 ही आएगा, स्पीड तो 10 ही आएगी, आपसे वेलोसिटी वेक्टर पूछा है, ये आंसर है आपका। यस सर। वेलोसिटी वेक्टर ये आ गया। और z ध्यान देना, z डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ किस प्लेन में ये रोटेट कर रहा है, x और y प्लेन में ही रोटेट कर रहा है, z डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं आने वाली। तो आपका आंसर है 5√3i + 10j, नॉट 10 + 5j। मैंने 10 लिखा है, 5, ठीक है, cos 60 हाफ होता है, 5j होता है। ये आपका आंसर आ गया समझ में? यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर मैं आपसे बोलूं कि कोऑर्डिनेट निकालो, ये कितनी दूरी पे है, कि ये भी बता दो। अब बहुत चीजें पूछी जा सकती हैं उसमें, क्या क्या पूछा जा सकता है और बता देता हूँ। ये पूछेंगे बताओ कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, कौन बता देगा डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया होगा इसने। अगर मैं इसी में से ये सब चीजें पूछूं, कौन बताएगा कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट सब कुछ निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये अब क्या है, 11th क्लास का क्वेश्चन हो गया, अब और कुछ नहीं है। कौन मुझे बताएगा ये डिस्टेंस यही ऐसे ही है ना, ऐसे होता हुआ। डिस्टेंस बताएगा कोई कितना ट्रेवल कर रहा है? यार बताओ जल्दी, डिस्टेंस 10/12। क्या फॉर्मूला लगेगा? θ/360, लेंथ ऑफ आर्क पूछा है यहाँ पे, ए से बी तक का डिस्टेंस, लेंथ ऑफ आर्क। तो क्या होगा θ/360, यानी कि यार ये भी मत करो, क्या करोगे, थीटा इज इक्वल टू थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क पर यूनिट रेडियस। ठीक है, तो डिस्टेंस जो ट्रेवल किया उसने किया थीटा इन रेडियन कितना, π/6 इंटू आर, आर कितना था, π/π था ना, पाई कैंसल आउट हो गया, डायरेक्टली कितना आया 5/6। बहुत बढ़िया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, 5/6 सेंटीमीटर। ये सारी चीजें निकालनी आनी चाहिए, सारी चीजें। डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट भी अब आप निकाल सकते हो, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कैसे करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देना, ठीक है ना, ये एंगल 15 हो जाएगा, लेकिन फिर 15 में डील करना पड़ेगा आपको, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स पूछ लें आपसे, अगर कोई कोऑर्डिनेट्स पूछ ले, कोऑर्डिनेट से डिस्प्लेसमेंट निकाल के दिखाता हूं, बेटर ये है मेरे लिए। कोऑर्डिनेट्स पूछ लो, कोऑर्डिनेट्स ऑफ दी, या कोऑर्डिनेट्स मतलब पोजीशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 1/12 सेकेंड, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पार्टिकल एट 1/12 सेकेंड। तो कैसे करोगे फिर आप, ये 0,0 था, ये 5/π है, ये भी 5/π है। अगर यहां से देखूं तो x कोऑर्डिनेट आएगा आपका ये, और y कोऑर्डिनेट आएगा ये। कौन बताएगा x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, याद है किसी को, मैंने बताया था ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ये एंगल 30 डिग्री है, ये x हो गया, बताइए x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे ट्राइंगल से। x/5/π इक्वल टू sin 30। ये समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूं? यस सर। So x/5/π इज इक्वल टू sin 30। sin 30 हाफ हो गया, तो 5/π इंटू हाफ, यानी आ गया 5/2π मीटर। ये x कोऑर्डिनेट है। y कैसे निकालेंगे,
ये है आपका y, x नहीं है, ये y है, दिस इज y। अच्छा ये कैसे निकालें? तो ध्यान से समझना, आप ये निकाल लो, ठीक है। ये आपका y है, ये आपका 5/π है। अगर आपने ये निकाल लिया, ठीक है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट निकाल लिया, तो 5/π में से माइनस कर दूंगा, y आ जाएगा, ठीक है। तो मैं थोड़ी देर के लिए से ए बी मान लेता हूं। तो ए बी कैसे निकालेंगे? फिर से ट्राइंगल से देखो क्या होगा, ए बी अपॉन 5/π क्या होगा, cos 30। अरे आया क्या समझ में? यस सर। तो ए बी आया आपका 5/π cos 30, दैट इज √3/2, ठीक है, यानी कि ये आया 5√3/2π मीटर। तो y कोऑर्डिनेट आएगा, ध्यान देना, y कोऑर्डिनेट आएगा 5/π माइनस 5√3/2π। ये चीज समझ में आ गई, यानी कि 5/π 1 माइनस √3/2। तो इसके कोऑर्डिनेट पता चल गए हमें, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो आपका जो पोजीशन वेक्टर आएगा पार्टिकल का, वो आएगा xi कैप प्लस yj कैप। x कितना है 5/2π i कैप, और y कितना है 5/π 1 माइनस √3/2 j कैप। ये आपका आंसर आ गया समझ में? यस यस। सर। और अगर आपने इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया तो वो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं है? आपका आरबी जो वेक्टर है ना, ये जो आरबी है पोजीशन वेक्टर, वो है ये, ध्यान देना, यहां बना के दिखा रहा हूं, ये है आरबी पोजीशन वेक्टर। इसी का मैग्नीट्यूड क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। तो इसका मैग्नीट्यूड थोड़ा सा बड़ा सा निकलता है, ऑब्वियस सी बात है, बड़ा निकलेगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 5/2π है, पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी, बट ठीक है, समझने के लिए समझ लो इस तरीके से, इसका मैग्नीट्यूड क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो देख लो कितना कुछ निकालने के लिए बोल सकते हैं। आया समझ नहीं तुम्हें? यस यस सर। सर। ठीक है, देखो एक ही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन में कितना कुछ पूछा हुआ है, कितना चीजें मैं बता सकता हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें निकालनी आनी चाहिए, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ डिपेंड करेगा आपकी प्रैक्टिस कितनी है। आप प्रैक्टिस करोगे, जितने ज्यादा क्वेश्चंस करोगे, जितना इस चीज को अप्लाई करने की कोशिश करोगे, उतना ही आपको कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करोगे तो ये सब नहीं आएगा, ऑब्वियस सी बात है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, निकालने की कोशिश करोगे, तो ये सब चीजें चल आती जाती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या है, ध्यान देना क्या बोल रहा है। Stream of proton and neutrons in the vacuum chamber entered in a magnetic field। मान लीजिए एक मैग्नेटिक फील्ड है ऐसे। अब इसमें भी देखो बहुत चीजें निकाल के दिखाता हूं, ध्यान देना क्या क्या पूछो भाई। ये जो डायरेक्टली क्वेश्चन आए हुए हैं, 2 बार आए हुए हैं जेईई मेंस में, ऐसे 2-3 बार आए हुए हैं डायरेक्टली। पूछेंगे रेडियस, रेशियो ऑफ रेडियस, 3-4 पार्टिकल दे देंगे, जैसे उसमें प्रोटॉन ड्यूट्रॉन दे रखा है, मैं तीसरा भी पार्टिकल ले लूंगा, ट्राइट्रॉन भी ले लूंगा, ठीक है। बोलेंगे बताओ तीनों का रेडियस का रेशियो क्या होगा, तीनों के टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा। तो ये सब में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ है नहीं एक्चुअली। क्या बोल रहे हैं, A stream of proton and neutron in a vacuum chamber enters in a magnetic field। मान लीजिए यहां से प्रोटॉन आया, ये प्रोटॉन आ रहा है, और यहां से न्यूट्रॉन आया, सब्जेक्टेड टू सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, दोनों को एक्सेलरेट किया थ्रू सेम पोटेंशियल, एक्सेलरेटेड थ्रू सेम पोटेंशियल। अच्छा, अगर
दोनों को सेम पोटेंशियल से एक्सेलरेट किया, मान लीजिए v। कौन मुझे बताएगा कि प्रोटॉन कितनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा? ध्यान देना कितना होगा, चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। ये चीज समझ में आई सभी को? इतनी काइनेटिक एनर्जी गेन कर लेगा। जैसे इलेक्ट्रॉन कितना करता था, इलेक्ट्रॉन करता था, चार्ज था E और एक्सेलरेट किया कितने पोटेंशियल से V, तो EV, और ये वैल्यू आती थी 1.6 10⁻⁻19। ये चीज समझ में आई सभी को? यस सर। लेकिन यहाँ पे प्रोटॉन को एक्सेलरेट किया जा रहा है, तो प्रोटॉन पे चार्ज कितना है बताएगा कोई? कितना होता था प्रोटॉन पे चार्ज? प्लस ई, ऑब्वियस सी बात है, E हुआ करता था, प्लस E हुआ करता था। और कितने पोटेंशियल के थ्रू एक्सेलरेट कर रहा हूँ? V पोटेंशियल के थ्रू। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द प्रोटॉन जो वो गेन कर लेगा वो हो जाएगा EV। बात समझ में आ गई? कौन बताएगा ड्यूट्रॉन कितनी करेगा? तो सीधी सी बात है, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इनटू एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। किसी को पता है ड्यूट्रॉन के पास कितना चार्ज था? अरे भाई बता दो। याद ही नहीं है। कितना था ड्यूट्रॉन पे चार्ज? डबल ऑफ प्रोटॉन। कितना? डबल था सर प्रोटॉन। अरे प्रोटॉन से डबल कैसे होगा? प्रोटॉन क्या है? हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप है। सेकेंड आइसोटोप ड्यूट्रॉन होता है, ड्यूटेरियम होता है। तो चार्ज तो सेम है ना भाई, इलेक्ट्रॉन अगर निकाल लोगे। इसलिए मैं बोलता हूँ प्लीज याद रखो सब चीजों को। प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और ट्राइटोन तीनों पे चार्ज सेम होता है, याद रखना, ठीक है? ई, तो चार्ज कितना है ड्यूट्रॉन पे? E है, ठीक है? और एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल कितना है? V है, ठीक है ना? तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी जो होगी, ध्यान देना, सेम होगी। EV दोनों की सेम होगी। दोनों जो है सेम काइनेटिक एनर्जी के थ्रू एक्सेलरेट करते हुए जाएंगे। बात समझ में आ गई? अब क्या दिया हुआ है? एक्सेलरेटिंग थ्रू सेम पोटेंशियल, हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल आर सेम। तो ऑब्वियस सी बात है, दोनों के पास क्या है? सेम चार्ज है, और दोनों को सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल के थ्रू एक्सेलरेट कर रहा हूं, तो दोनों की काइनेटिक एनर्जी इक्वल ही आएगी। वो दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से। बोथ आर प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। पूछा है फाइंड आउट द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ ड्यूट्रॉन इफ द रेडियस ऑफ पाथ ऑफ प्रोटॉन इज 0.15। ऑफ कोर्स ध्यान से समझना, दोनों क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है और परपेंडिकुलर टू दी मैग्नेटिक फील्ड आपने क्या दिया? वेलोसिटी दी है, तो दोनों क्या करेंगे? सर्कुलर पाथ करेंगे। ये चीज समझ में आ गई सभी को? अच्छा, प्रोटॉन की प्रोटॉन जो है कितने रेडियस का सर्कल रोटेट करेगा, तो वो कैसे निकालोगे? mv अपॉन qb, याद है ये? mv को क्या लिख सकते हैं? ये भी याद होगा, पिछली बार बताया था, 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ये याद है? हाँ, mv को मोमेंटम लिख सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है। और मोमेंटम को क्या लिख सकते हैं? 2m काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन। ये प्रोटॉन का हो गया, ठीक है? वैसे ही आप ड्यूट्रॉन का लिख सकते हो। चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, यहाँ पे ध्यान देना, ये चार्ज ऑफ प्रोटॉन है, ये मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है? चलिए आप बताइए। कौन बताएगा ड्यूट्रॉन के लिए? ठीक है, मास ऑफ ड्यूट्रॉन इनटू वेलोसिटी। बेटर ये मैं मोमेंटम के फॉर्म में लिखूं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ठीक है? यहाँ लिख दे रहा हूं, मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन अपॉन चार्ज ऑफ प्रोटॉन इनटू बी, ठीक है? वैसे ही यहाँ पे आ जाएगा मोमेंटम ऑफ
ड्यूट्रॉन, चार्ज ऑफ ड्यूट्रॉन इनटू मैग्नेटिक फील्ड। चलिए अब मोमेंटम ऑफ ड्यूट्रॉन क्या होगा, 2 इंटू मास ऑफ ड्यूट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ड्यूट्रॉन डिवाइडेड बाय दोनों को क्या करो, डिवाइड कर दो। जैसे मैं दोनों को डिवाइड करता हूं मुझे बताएगा कोई क्या क्या कैंसिल आउट होगा। क्या ये दोनों कैंसिल आउट होंगे? चार्ज दोनों पे सेम है, प्रोटॉन पे ड्यूट्रॉन पे सेम है, कैंसिल आउट। मैग्नेटिक फील्ड भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा और क्या कैंसिल आउट होगी, काइनेटिक एनर्जी भी कैंसिल आउट हो जाएगी, दोनों पे सेम है। तो आपका डायरेक्टली क्या आ गया आंसर, 2 भी कैंसिल आउट हो गया। तो डायरेक्टली क्या आ गया, mp मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन, रूट ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन मास ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। अच्छा मास ऑफ प्रोटॉन कितना था, बताइए आपको मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, ड्यूट्रॉन का मास कितना होता है, किसी को याद है कितना था? ड्यूट्रॉन के अंदर कितने थे जब ड्यूट्रॉन बनाया जाता था? तो ड्यूट्रॉन में हुआ करता था कुछ, अरे भाई ये सब लिखवाया था मैंने, आपको बोला था याद रखना, याद करना ये सब। कितना था बताओ, ड्यूट्रॉन का मास कितना था? सारों के प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन, ट्राइटॉन सबके मास लिखवाए थे, अल्फा पार्टिकल सबका लिखवाया था। याद नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा, इसमें भी टाइम जाता है पता है। 2 टाइम्स दी मास ऑफ प्रोटॉन, बहुत बढ़िया, 2 टाइम्स दी मास ऑफ प्रोटॉन, कैंसल आउट, ठीक है। स्क्वायरिंग कर दो, हाफ, ठीक है। तो ड्यूट्रॉन का जो रेडियस है वो कितना होगा, √2 टाइम्स प्रोटॉन का रेडियस। प्रोटॉन का रेडियस दिया हुआ है कितना है, 0.15, तो 1.4 इंटू 0.15, ठीक है। भी निकाल लेना कितना है, ठीक है। ड्यूट्रॉन का आपको रेडियस पता चल जाएगा, कितने सर्कल का कितने रेडियस का सर्कल जो है रोटेट करेगा। तो लगभग 0.2 के करीब आ रहा है, 0.2 निकल चुका है। आगे समझ में सभी को? यस सर। ठीक है, दोनों की काइनेटिक एनर्जी सेम थी। काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में क्या कर लो, रेडियस को लिख दो, रेडियस को काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में लिख दो, ठीक है। ये बताया था ना, सब बताया था, रेडियस जो है कैसे लिखते हैं, मोमेंटम अपॉन क्यू बी। मोमेंटम को लिख सकते हैं अंडर रूट क्यू टू मास ऑफ दैट चार्ज इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट चार्ज, और काइनेटिक एनर्जी को फर्दर क्या लिख सकते हैं, क्यू वी, ठीक है। ये सब बताया हुआ है, ठीक है। चलिए चल ठीक है, आज के लिए काफी, इतना ही काफी है, ठीक है। समझ में आया कुछ कैसे करना है? अब आज शीट भेज रहा हूँ, ध्यान देना। किसकी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट की, प्लीज सॉल्व करो, ठीक है, प्लीज सॉल्व करो उसे। और मैं साहिल, आपने जो 4 क्वेश्चन पूछे थे, ठीक है, वो यार मैंने देखा नहीं एक्चुअल में, मैं जो है करवाता हूँ आपको, सॉल्व करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम, या सॉल्यूशंस मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है, चारों के, ठीक है, अभी भेज दूंगा थोड़ी देर में। एक्चुअली मैं बाहर आया हूँ, बाहर ही क्लास ले रहा हूँ। चलिए थैंक यू। मैं शीट भेजूंगा तो प्लीज सॉल्व करो। अब फ्रॉम नेक्स्ट वीक जो है वो सॉल्व करवाएंगे, ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, विल ट्राई टू सॉल्व इट। चलिए थैंक यू। तुम्हारी वीडियो जाती है ना? हाँ वीडियो जाती है ना? मेरी आती है, मैं लेकिन वीडियो बंद करके रखता हूँ, मतलब नहीं है ना, यहाँ पढ़ा रहा हूँ सारे। डिस्टर्बेंस नहीं, देखो ना यहाँ पे, आप देखो पोजीशन जो है ढंग से नहीं बैठा है। हो गया, अभी हो रहा है क्लास, होगी क्लास, होगी, करें फिर काम शुरू। हाँ चलो।
ये हो गए वो सारे यहाँ जगह बनाए दो यहाँ